हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजन लॉजी बाय एडवोकेट आदित्य मिश्रा। फ्रेंड्स, सीआरपीसी के हमने अपने पिछले लेक्चर में आपका चैप्टर 2 तक की बात कर ली थी, मतलब सेक्शन 25A तक की बात हो गई थी। हमने कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा, कोर्ट का गठन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और उसमें जजेज की नियुक्ति हाई कोर्ट के माध्यम से होगा। ये हमने चर्चा कर ली थी। अब आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स के ये जो सारे हमारे कोर्ट हैं, न्यायालयों की शक्ति क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो चैप्टर 3 की बात करें, आपका सेक्शन 26 टू 35 है। 26 से लेकर 35 तक की बात चैप्टर 3 में की गई है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा 26 बात करता है कोर्ट्स बाय व्हिच ऑफेंस आर ट्राइबल। मत न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणी है वो कौन कौन से न्यायालय हैं, ये आपका सेक्शन 6 बात करता है। इसमें लिखा गया सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 8060 में बी ट्राइड प्रोविजन ऑफ दिस कोड। सीधे से कहा गया है कि जो भी ऑफेंस आपका आईपीसी में डिफाइंड है उसका विचारण इसके द्वारा किया जाएगा। किस किस कोर्ट के द्वारा? सबसे पहले हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा बताया गया है, और एनी अदर कोर्ट बाय व्हिच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बी ट्राइबल। जो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी ऑफेंस दिए गए हैं वो इसके द्वारा ट्राइबल होंगे। ये तो बता दिया गया कि कौन कौन से कोर्ट होंगे। उसके बाद इसके एक प्रोविजो में बताया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान देने वाली बात है। इसमें बताया गया है कि जो सेक्शन आईपीसी में जो सेक्शन 376 है, अगर उसका विचारण किया जाए तो लिखा गया शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाई ए कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाई ए वोमेन। उसकी जो जज होंगी वो एक महिला हो, ये बात किया गया। इसमें यार क्वेश्चन में पूछा गया यूपी एपीओ में कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 का से घा तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका 26 के जो ए के प्रोवाइजो में बताया गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 376 से रिलेटेड किसी भी ऑफेंस का अगर विचारण किया जा रहा है तो उस कोल में शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाई ए कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाई ए वोमेन। तो मतलब उस कोर्ट की जो जज हो वो एक महिला हो। अब वो ऑफेंस कौन सा हो सकता है? 376 भी हो सकता है, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA और 376DB, 376E। मतलब इनसे रिलेटेड जो भी ये ऑफेंस होंगे अगर कोई करता है, अगर इनका विचारण किया जा रहा है तो उसकी जो जज एक महिला हो, ये आप बात करता है प्रोवाइजो में। उसके बाद आते हैं आपका ये 26 का बिक आता है एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन in this behalf such law be tried by such court, and when no court so mentioned may be tried by high court or any other court by which such offense is shown in the first schedule। ठीक, अब बात करेंगे सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 आपका बात करता है जुरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। किशोर के मामलों में ये न्यायालय की क्या अधिकारता होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किशोर की जो एज बताई गई है वो 16 ईयर बताई गई है, और कहा गया है कि अगर किशोर को पनिशमेंट दिया जाता है तो वो पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। एक बार इसको पढ़ देते हैं। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट। हमने कहा नहीं कि ये जो पनिशमेंट दिया जाएगा ये डेथ और लाइफ टाइम का नहीं होगा। कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और इज ब्रॉट टू बिफोर द कोर्ट इज अंडर द एज ऑफ 16, मतलब 16 एज से बिलो। हमने कहा नहीं था कि यहाँ पे किशोर की उम्र 16 साल बताई गई है। मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो किसके द्वारा ट्राइड होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर किसके द्वारा? और बाय एनी कोर्ट स्पेशली इम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960, या फिर कोई स्पेशली इम्पावर्ड जो चिल्ड्रन एक्ट है उसके द्वारा ट्राइड होगा। और एनी अदर लॉ और द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। ठीक, तो ये आपका मेनली याद रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोर न्यायालय के बारे में किस सेक्शन में बात किया गया, तो आपको याद रखिएगा सेक्शन 27 में किया गया। पूछ लेता है कि सीआरपीसी में जो किशोर की बात की गई है उसमें एज क्या है, तो यहाँ पे एज आपकी 16 ईयर्स है। इसका ट्रायल किसके द्वारा होगा? तो ट्रायल को बताया किसके द्वारा बताया गया? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर जो आपका चिल्ड्रन एक्ट के तहत कोई अगर इम्पावर्ड है वो, या फिर उस समय जो भी उस टाइम पीरियड में जो भी टाइम बाउट होगा, या फिर एंड रिहेबिलिटेशन यूथ ऑफेंडर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका 27। मेन क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा गया यही कि ये किस सेक्शन में बात किया गया, तो आप याद करिएगा सेक्शन 27 में बात किया गया है।
और यहाँ पे एज को पूछ लेता है कि इसमें कितना एज बताया गया है किशोर का, तो 16 ईयर्स। ठीक, अब बात करते हैं आपका सेक्शन 28। सेक्शन 28 बात करता है सेंटेंस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जज में पास। सीधी सी बात करता है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश पास करेंगे या देंगे, उसकी बात करता है आपका सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 का सबसे पहला कहता है कि हाई कोर्ट तो कोई भी मतलब सजा दे सकती है, या हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ। ठीक, ये हो गया हाई कोर्ट का। अब सेशन जज की बात करते हैं। सेशन जज भी कोई भी सजा दे सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर वो मतलब अगर डेथ की सेंटेंस देते हैं तो उनको कंफर्मेशन करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। पढ़ लेते हैं। ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। हमने कहा नहीं था कि सेशन जज या आपके एडिशनल सेशन जज कोई भी सजा दे सकते हैं, अगर वो डेथ की सजा देते हैं तो उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ता है। इसके सब क्लास 3 में आते हैं तो बात करता है एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एक्सीडिंग। ये जो लास्ट लाइन है ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एक्सीडिंग फॉर ए टर्म एक्सीडेंट टेरियर। मतलब जो आपके असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो उनको जो सज़ा देने की पावर दी गई है वो तो ना ही मृत्युदंड दे सकते हैं, ना ही आजीवन कारावास दे सकते हैं, ना ही कोई ऐसी सज़ा देंगे जिसकी समय सीमा 10 वर्ष से अधिक हो। कुल मिला के बोलें तो ऐसी सज़ा देंगे जिसकी लिमिट 10 वर्ष से कम होगी। ये होता है असिस्टेंट सेशन जज की। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन 28। अब बात करते हैं सेक्शन 29 सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो द कोर्ट ऑफ एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। यहाँ भी बात किया गया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात किया गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सी सजा दे सकते हैं, तो कहा गया एक्सेप्ट मतलब वो डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते, आजीवन कारावास नहीं दे सकते और ऐसी कोई सजा नहीं दे सकते जो 7 साल से ऊपर हो, या हम यूँ कहें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल से कम की सजा देंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसका 29 का सब क्लास 2 का आता है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यहाँ पे फर्स्ट क्लास की बात की गई है। यहाँ पे वही कहा गया है कि ये लोग ऐसी सजा देंगे जो 3 साल से ज़्यादा ना हो, मतलब 3 साल से कम की सजा देंगे, और ये जो फाइन लगाएंगे ये इनकी फाइन जो होगी वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 10,000 से कम की फाइन लगाएंगे। ये किसकी हम बात कर रहे थे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसके ऊपर की जो भी बात किए थे, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर हम सेशन कोर्ट की या एडिशनल सेशन जज की या असिस्टेंट सेशन जज की, वो लोग कोई भी फाइन लगा सकते हैं। वहाँ पे उन लोग के फाइन के लिए बाध्यता नहीं है। फाइन की बाध्यता शुरू होती है आपकी कहाँ से, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये 3 साल की सजा दे सकता है और इसकी फाइन की लिमिट जो है वो 10,000 है। अब बात करेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये आपका 29 के सब क्लास 3 में बात करता है। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो इसकी सज़ा देने का बाउंडेशन है, ये 1 साल की ज़्यादा सज़ा नहीं दे पाएगा और इसकी जो फाइन लिमिट होगी वो 5,000, मतलब ये 5,000 से कम का फाइन देगा और 1 साल तक की सज़ा दे सकता है। ये हो गया आपका मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब इसके सेक्शन 29 के सब क्लास 4 में बताया गया है द कोर्ट ऑफ ए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड दैट ऑफ ए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मतलब इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो महानगर के मजिस्ट्रेट होंगे उनका सेम, जो चीफ मजिस्ट्रेट होंगे उनका सेम पावर वही होगा जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, और एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का पावर जो होगा जो मजिस्ट्रेट का पावर है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का। बस इसमें यही कहना चाह रहा जो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि उन लोगों के पास कौन सी पावर होगी, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 29। अब हम बात करेंगे आपका सेक्शन 30 की। सेक्शन 30 आपकी बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मतलब अगर किसी को कोई सजा मतलब किसी को अगर कोई जुर्माना बताया, जुर्माने की राशि तय की गई है, अगर वो जुर्माने की राशि नहीं जमा करता है तो उसके बदले में उसे कितनी सज़ा मिलेगी। ये तो आप आईपीसी में पढ़ेंगे 1/4, इसमें भी यही लिखा गया है द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इन एथराइज्ड बाय लॉ। जैसा कि लॉ द्वारा एथराइज होगा। इसके प्रोवाइजो दिया गया है इज नॉट एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। जो सेक्शन 29 में जो भी उनको पावर दी गई उससे एक्सेस नहीं देंगे। इसका बी पार्ट का
आता है सेल नॉट वेयर ए इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ विच, मतलब हमने कहा नहीं कि जो उनको सजा दी गई, अगर वो जैसे कि उनको कोई जुर्माने की राशि लगाई गई है वो नहीं पे करते हैं तो उनको जो सजा दी गई उसके 1/4 ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा उनको नहीं कहा जाएगा कि इसके बदले में कि आप ज़्यादा, उनको उस फाइन के बदले में जिनकी जितनी सजा दी थी उसका प्लस 1/4 और ऐड कर दिया जाएगा। which magistrate is competent to inflict punishment for the offence otherwise than a imprisonment in default of payment of the fine। ठीक है, इसको हम समझा दिया। 30 का सब क्लास 2 का आता है द imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under section 29। तो सिंपल सी बात है, जब अगर किसी को मान लीजिए जैसे कि मजिस्ट्रेट पास सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट पास एक साल की सजा है, अब उसने फाइन जो लगाया था वो किसी ने नहीं पे किया, अब उसका 1/4 भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ तक की लिमिट तक ही एक्सीड करेगा। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन 30। अब बात करेंगे सेक्शन 31 की। सेंटेंस इन केसेज ऑफ ए कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल of 2 or more offences, the court may subject to the provision of section 71 of the Indian Penal Code sentence him for such offences to the several punishment prescribed therefore, for which such court is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment to commence to the one after the expression of the other in such order। सिंपल सी बात है, इसमें यही कहना चाह रहा है कि 71 में मतलब बताएगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए बी को एक लाठी मारता है तो उसे 1 साल की सजा होगी, और ए ने बी को 50 लाठी मार दिया, तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि एक ने अगर बी को 1 लाठी मारा तो 1 साल की सजा होगी। तो ऐसा नहीं है कि ए ने बी को 50 लाठी मारा तो उसे 50 वर्ष की सजा होगी, ऐसा नहीं होगा, उसे 1 ही वर्ष की सजा होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा मतलब जैसे ए ने बी को मारा, ए जब बी को मार रहा था तो सी देखता है, सी उसको बचाने आ जाता है। अब यहाँ पे ए ने क्या किया कि बी को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ सी को मारा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे केवल 1 सजा देगी, अब उससे वहाँ पे 2 सजा मिलेगी। एक तो वो ए को जिस इंटेंशन से मार रहा था, ए बी को जिस इंटेंशन से मारा था उसकी सजा मिलेगी, एक दूसरा उसको जो उसने सी को मारा वहाँ पे भी इंटेंशन दे के उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। ये बस आपका 31 इसी की बात करता है। और यहाँ पे इसके प्रोवाइजो की बात कर लेते हैं। इन नो केस सेल सच पर्सन सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर ए लॉन्ग। हाँ, इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि उसको जो सज़ा का प्रावधान किया गया वो उसकी सज़ा 14 साल से अधिक नहीं होगी। और दूसरा इसका प्रोविजन दूसरा कहता है कि द एग्रीगेट पनिशमेंट सेल नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच इज कोर्ट इज कंपेटेंट। हाँ, अगर कोई कोर्ट जो सज़ा देने का उसके पास राइट है उसके डबल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता, ये कहता है आपका प्रोविजन बी। ठीक, इसका तीसरा कहता है फॉर द पर्पज ऑफ ए अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेशन ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस। हो गया आपका सेक्शन 31। आपका सेक्शन 31 हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे आपके सेक्शन 32। आपका बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, शक्तियों का प्रदान करने की ढंग। ये बहुत सिंपल, इसको आप पढ़ लीजिए कि इससे खास कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड एट हाई कोर्ट or the state government as the case may be order empower person especially by name or in virtue of their office or classes of official generally by their official titles। 32 के सब क्लास 2 में कहा था every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 33 भी कुछ खास नहीं, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट, जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनके जो पावर्स होंगे। वेन एवर any person holding an office in the service of government who has been invested by the high court or the state government with any powers under this code through may in a local area appointed to an equal or higher office to the same nature within a like local area under the same state government he shall unless the high court unless the high court or the state government as this case may be otherwise direct or has otherwise डायरेक्टेड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन द लोकल एरिया इन विच ही इज सो अपॉइंटेड। सिंपल सी बात है कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जिसको जिस लेवल के लिए अपॉइंट करेगी वो अपना उसी एरिया में उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ, विड्रॉल ऑफ पावर्स, अगर किसी की शक्तियाँ ले लिया जाती द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे विड्रॉ ऑल और एनी अदर पावर्स conferred by it under this code or any person by or any officer subordinate it, अगर उसके subordinate भी
और उसके 34 का कहा था इन एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम सच पावर्स आर कन्फर्ड। ठीक, तो होगा 34। 35 आपका बात करता है कि पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, कि न्यायाधीशों को मजिस्ट्रेटों की शक्ति उनके पद के उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। तो सीधी सी बात है, जो कोई शक्ति किसी को पास है, अगर उसके जो उत्तराधिकारी अगर उसका उपयोग करते हैं तो भी सेम उसका यूज करेंगे। तो 35 आपका ये कहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन चैप्टर आपका जो 3 है आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 26 to 35 हमने आपके इसमें मतलब जो भी सजा का प्रावधान बताया गया तो बता दिया। इसमें जो पावर है, जिसको जो पावर दी गई रहेगी उसका वो यूज करेगा, और किसी से भी मतलब हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उससे वो पावर ले भी सकती है इस मतलब जो भी लॉ के द्वारा। और 35 में कहता है कि जो किसी को कोई पावर दी गई उसके जो उत्तरा सक्सेसर होंगे उनको भी सेम पावर यूज करने के राइट होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसे पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।